नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी 2 भागों में है। इसका पहला भाग आपके सामने है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुल लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी। खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो वह यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग में न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक विश्वास था। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री के मोहर ने इन खातिरदारियों पर मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुनने पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो और मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो।
ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करेगी? गांव के कई आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो मैं सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका जवाब क्या दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय तक एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तमाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर जा बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आसपास में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहियात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझ पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असमियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी इसका निपटारा कर लो,
फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छुपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमने पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो सो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहियात खाना कपड़ा लेना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या वस है? खाला जान मुझसे माहवार खर्च मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम करना पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अफसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कह रहे थे,
इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसकी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आहों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।